नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। 10 दिन पहले तक इसका अंदाजा किसी को नहीं था कि चुनाव का आखिरी दौर आते आते कांग्रेस और बीजेपी के नेता मोदी की जाति को लेकर आपस में ही भिड़े होंगे। मोदी खुद को नीची जाति का बताकर वोट मांगेंगे और कांग्रेस मोदी की जाति का दस्तावेज निकालकर यह साबित करने में जुट जाएगी कि मोदी फर्जी ओबीसी है। लेकिन बीते 5 दिनों से यही हो रहा है। मोदी ने प्रियंका गांधी के बयान के जवाब में खुद को नीची जाति वाला क्या कह दिया। कांग्रेस की पूरी फौज मोदी की जाति पर रिसर्च करके मीडिया के सामने आ गई। कांग्रेस ने कहा कि मोदी की जाति को ओबीसी में शामिल करने का पूरा खाका एनडीए की सरकार में बना और मोदी ने सीएम बनने के बाद खुद इसे अपनी जाति को ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया। हालांकि आज से पहले कभी मोदी की जाति पर कोई सवाल नहीं उठे। कांग्रेस की रिसर्च को खोखला बताने के लिए बीजेपी के नेता भी जवाब देने में जुट गए। यानी विकास, बदजुबानी, बड़बोलापन, अनाप शराब बयान और निजी हमलों के कई पड़ाव से गुजरता हुआ यह चुनाव मोदी की जाति के क्लाइमेक्स तक पहुंच गया, जिसमें जनता के मुद्दे कहीं नहीं है, आम लोगों का सरोकार कहीं नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस ने क्यों बनाया मोदी की जाति को मुद्दा और मोदी को फर्जी ओबीसी बताकर क्या कांग्रेस का होगा फायदा। इन्हीं सवालों पर बात करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। आप मुझे बताइए, क्या नीची जाति में पैदा होना गुनाह है? क्या ये तो इतिहास की सच्चाई है कि मैं नीची जाति में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं देश को भरोसा देता हूं, मेरी राजनीति निम्न स्तर की नहीं है। किसी ने पूछा नहीं था, लेकिन हक है नरेंद्र मोदी को बिना पूछे अपनी जाति बताने का। सो उन्होंने बताया और इतनी बार बताया कि गुजरात कांग्रेस के नेता प्राचीन सरकारी कागजातों में दर्ज सूचनाओं और अधिसूचनाओं पर 48 घंटे का अल्पकालिक रिसर्च कर कैमरों के सामने आ गए। ये बताने कि मोदी फर्जी ओबीसी हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद सिर्फ फायदा उठाने के लिए मोदी ने अपनी जाति को ओबीसी लिस्ट में डलवा दिया। The circular is dated 1st January 2002. 2001 में मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या काम किया? खुद की जाति को खुद के फायदे के लिए ओबीसी में डाला। शक्ति सिंह गोहिल की शोध शक्ति रंग लाई। मोदी को फर्जी ओबीसी बताने से बीजेपी बौखलाई। मोदी की रिसर्च विंग भी सक्रिय हुई। कुछ डॉक्यूमेंट सामने लाए गए। बीजेपी बोली कि मोदी की जाति मोद घांची को 1994 में ही ओबीसी कैटेगरी में शामिल कर लिया गया था। तब गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी। जब कांग्रेस की सरकार थी 1994 में और छबील दास मेहता वहां के मुख्यमंत्री थे, तो इस कास्ट को मोदी जी जिससे बिलोंग करते हैं ओबीसी में जोड़ा गया था गुजरात में। 1994 में जो मंडल कमीशन वाली सूची है उसमें भी सन 2000 में जोड़ा गया। कांग्रेस पार्टी ने लिखना पढ़ना छोड़ दिया है, होमवर्क करना भूल गए हैं, हार के डर से इतने घबराए हैं कि बेबुनियाद अनाप शनाप बात करना उनकी फितरत में हो गया है। मोदी की जाति पर छिड़ी जंग दिल्ली के अखाड़े में आई तो कांग्रेस के बड़े चेहरों ने तारीख और वर्ष के साथ ब्यौरे इकट्ठे किए, ये साबित करने के लिए कि कैसे मोदी की जाति को ओबीसी में लाने की प्लानिंग 2 दशक पहले हुई, जिसे एनडीए की सरकार ने हरी झंडी दी, जिसे मोदी ने सीएम बनने के बाद अंजाम दिया। तो 1 अप्रैल 1978 में जो निकाली है उसके अंदर 82 ओबीसी कैटेगरीज के अंदर लिस्ट में है और उसमें मोद घांची नहीं है। जो 1994 की वो बात कर रहे हैं, वो उस कमीशन की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जो रिपोर्ट दी गई। उसके बाद केंद्र सरकार के पास 1999 में गुजरात सरकार गई, जबकि केंद्र में एनडीए की सरकार थी और यहां पर बीजेपी की सरकार थी। और सन 2000 के अंदर केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन किया। मोदी जी खुद गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो उसके बाद 1 जनवरी 2002 को वही नोटिफिकेशन अपना निकालते हैं। आंकड़ों का ये सालाना रिसर्च बताता है कि चुनाव के आखिरी दौर में मोदी की जाति मुद्दा बन चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मोदी को फर्जी ओबीसी बताकर क्या कांग्रेस को होगा फायदा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।
तो सवाल यही है कि जब देश में 502 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, 41 सीटों पर चुनाव बाकी हैं, ऐसे समय में मोदी की जाति क्यों मुद्दा बन गई? ऐसे समय में कांग्रेस ने सबसे बड़ा मुद्दा मोदी की जाति को क्यों बनाया? ये सवाल बार बार क्यों पूछे गए कि मोदी ओबीसी है या नहीं है, या क्यों कहा गया मोदी फर्जी ओबीसी है? मोदी की जाति का इतिहास और दस्तावेज लेकर कांग्रेस क्यों आई? और सवाल ये कि बीजेपी को जवाब देना क्यों पड़ रहा है? और यह शुरुआत कहां से हुई? क्यों मोदी ने कहा था नीची जाति और कहा खुद को नीची जाति, तो अंजाम यहां तक क्यों आया? इसका क्या मतलब है और क्या इसका चुनाव में फायदा होगा? क्या किसी के लिए सियासी मजबूरी है? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है रामेश्वर चौरसिया, बीजेपी के प्रवक्ता बनारस से, केसी त्यागी जेडीयू के प्रवक्ता दिल्ली से, अमीबेन याग्निक कांग्रेस प्रवक्ता अहमदाबाद से, और विवेक कुमार, प्रोफेसर विवेक कुमार हैं, दलित चिंतक हैं दिल्ली से। उनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अमीबेन याग्निक, चुनाव के आखिरी दौर में, जैसा कि मैंने कहा 502 सीटों पर चुनाव हो गए, 41 सीटों पर बाकी है। आखिरी दौर में आप लोगों ने पूरी ताकत, पूरा फोकस ये कर दिया कि मोदी फर्जी ओबीसी है, मोदी ने खुद को कैसे ओबीसी कैटेगरी में डलवाया, और मोदी ओबीसी है या नहीं है, ये इतना बड़ा राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा बन गया कांग्रेस के लिए। अमीबेन याग्निक, लाइट जलाओगे तो कैसा होगा? खराब हो जाएगा लाइट। अंजुम जी, पॉइंट ये है कि ये शुरुआत किसने की? जब हमने ऐसा बताया कि भाई नीच राजनीति करते हैं, तो ये मतलब ये फ्रेज उनको समझ में नहीं आया, जानबूझ के उन्होंने जाति से जोड़ दिया और जोर जोर से रैली में कहने लगे कि मैं नीची जाति से हूं, तो क्या हो गया, मैं गरीब परिवार से, गरीबी और ये जाति से कोई लेना देना नहीं है। तभी हमें ये क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि 13 साल गुजरात में उन्होंने कभी ये मुद्दा नहीं उठाया। उनको 2002 में जब वो आए, ये परिपत्र सबको दिखाया है, तो उसमें उन्होंने ये मोड़ घांची शब्द डाल दिया है जो उनकी जाति है। लेकिन अमीबेन याग्निक, ये जो मोड़ घांची जाति डाला गया है, ये केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के बाद गया है, जो पहले ही हुआ है। मोदी के मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने पहले केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन है। अमीबेन नहीं, वो नोटिफिकेशन में आप अगर देखेंगे तो मुस्लिम्स लिखा है, घांची मुस्लिम्स, मोड़ घांची नहीं लिखा है, और वो कमीशन की रिपोर्ट है, वो गलत बता रहे गुजरात सरकार। नहीं, गुजरात सरकार छोड़िए, देखिए और पूरी लिस्ट देखिए, पर गुजरात सरकार को छोड़िए, मुझे आप कंप्लीट करने दीजिएगा। बोलिए। हाँ, तो मैं ये बात बता रही हूँ कि 2002 में जब ये डाला गया, तब ये जो इनकी जाति है मोड़ घांची, उन्होंने जो सब सीएम बने तब उन्होंने बताया था गुजरात में कि हम आपको हमारा टेका जाहिर करते, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ये बात मत करो। उन्होंने तब से आज तक 13 साल में गुजात में नहीं बताया कि वो ये कास्ट के हैं। लेकिन ये आज आप सामने कहा कि मैं नीच जाति का हूँ, तब हमें ये बताने की फर्ज पड़ गई। लेकिन अमीबेन, आज कांग्रेस के बड़े बड़े 4 नेता एक साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कल शक्ति सिंह गोहिल बोलते हैं, और एक जो थ्योरी अजय माकन ने दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो नोटिफिकेशन है, ये 99 में गुजरात सरकार केंद्र में गई, केंद्र में एनडीए की सरकार थी, और 2002 में केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन किया मोड़ घांची कास्ट को ओबीसी में जोड़ा जाए। मोड़ घांची कास्ट, ये अजय माकन ने बोला है। लेकिन एक थ्योरी अजय माकन ने दी, अमीबेन याग्निक जरा सुनिएगा। उन्होंने कहा कि ये नोटिफिकेशन मोदी के सीएम बनने के 6 महीने पहले आया। उनको जब बिठाया जाए तो ये कहने के लिए कि ओबीसी को हमने गुजरात का सीएम बनाया। आपको लगता है कि मोदी को सीएम बनाने से 6 महीने पहले इतनी बड़ी रणनीति बनी कि कैबिनेट में नोटिफिकेशन पास हुआ होगा और सबने मिलकर 6 महीने तक ये ताना बाना बुना कि पहले नोटिफिकेशन जारी करो, मोड़ घांची को शामिल करो और उसके बाद मोदी को भेजो? आपको भी पता होगा कि मोदी किस सिचुएशन में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। अमीबेन, वो तो हम अभी एनालिसिस करें तो पता चला कोई सिचुएशन नहीं है। सारी बातें आप देखेंगे तो बहुत स्ट्रेटेजिकल ये सब कुछ हुआ है, और तभी ये बात में तथ्य है कि भाई इनको इस कैटेगरी में लाके रखो, तब ये एंट्री करो, तभी इनको सीएम बनाओ। और आप देख रहे हैं पूरी 13 साल तक वो चुपके से बैठे रहे, हो गया फिर भी नहीं बताया उन्होंने। अगर ओबीसी के होते, समझो आप मेरी बात,
तो जो वीपी सिंह की सरकार जब थी तो उनको गिराया उन्होंने, कभी उनको लेकिन मुद्दा ये है अमीबेन याग्निक, मुद्दा ये है कि क्या कांग्रेस को भी अब सारे हथियार आते खत्म हो गए? चुनाव के आखिरी दौर में सारे हथियार खत्म हो गए। पहले जासूसी कांड की बात हुई, जासूसी कांड के लिए कमीशन बनाने की बात हुई, नहीं कर पाया। अब आप उसको ओबीसी फर्जी है, नकली है, असली है, ओबीसी का खतियान लेकर आप लोग सामने आ गए हैं। तो आप आज वोट मांगने के लिए ये राजनीति कर रहे हैं। चलिए रामेश्वर चौरसिया आप जवाब देंगे। रामेश्वर चौरसिया, जो चूंकि शुरुआत कहा जा रहा, शुरुआत तो नरेंद्र मोदी ने ही कर दी, नीच राजनीति को नीची जाति से जोड़कर, और खुद को नीची जाति इतनी बार बोला कि कांग्रेस आ गई ये बताने के लिए कि नीची जाति के दरअसल नहीं है, फर्जी ओबीसी है। और इन्होंने कैसे जो एक कंस्पिरेसी थ्योरी भी दे दी कि कैसे शामिल कराया ओबीसी को अपनी जाति में। और बहुत मैं कहूंगा चिंताजनक भी है और अच्छी बात नहीं है कि हम अब चर्चा इस पर कर रहे हैं कि मोदी ओबीसी के हैं या नहीं है, लेकिन चर्चा हमें करना पड़ेगा अगर दो पार्टियां इसी पर गुत्थम गुत्थी हो रही है। रामेश्वर चौरसिया, से बिहार से आते हैं नहीं आते हैं, त्यागी जी सामने बैठे हैं, त्यागी जी को पता होगा, बिहार से राज्यसभा के सांसद हैं। हमारे यहाँ राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार और कायस्थ छोड़ दे तो सारी जातियां ओबीसी में हैं। यूपी में भी यही मोरा और ये कोई मुद्दा नहीं है। तो आपने सही बोला, कांग्रेस का सारा हथियार समाप्त हो चुका। हम शुरू से बोल रहे हैं कि लड़की के जासूसी कांड पर लड़की ने नहीं कंप्लेन किया है, फादर ने नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद आज भी कांग्रेस की किरकिरी हुई, विथड्रॉ करना पड़ा। देखो हो क्या रहा है मैं आपको बताऊं। अरे हमें रिजर्वेशन मिलता था, अंजुम जी सुन लीजिए, मैं जब पढ़ता था तो मैंने वो सर्टिफिकेट ही नहीं दिया क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं थी। मैं ऑलवेज फर्स्ट आता था तो मुझे जरूरत नहीं, जरूरत पड़ती तो हम और बेनिफिट ले सकते थे, जरूरत नहीं थी। हम सोचे कि ये है हमारा दूसरा भाई, इसका फायदा हो जो कमजोर हो। दूसरे मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए रामेश्वर चौरसिया, मुद्दे पर आइए। ये तो सच है ना कि नरेंद्र मोदी ने चुनाव के आखिरी दौर में, जब यूपी में 15 सीटों पर पिछली बार चुनाव होना था, आखिरी दौर में मोदी भी आ गए अपनी जाति पर। क्यों आ गए भाई? प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है, क्यों कहना पड़ा एक भाषण में डुमरियागंज में 10 बार, महाराजगंज में 10 बार? लगता है ओहो आप क्वेश्चन, फिर मैं बोलता हूं भाई, एक बार मैं सुन लिया, मुझे बोलने देंगे तब ना, उतना टाइम तो फिर आप क्वेश्चन वही पूछने में लगाते हैं। बोलिए। मैं आपको बता रहा हूं, मैं जिस परिवेश की बात कर रहा हूं, आप जब रहेंगे हमारी स्थिति में, मुझे खुद ही जब मैं चुनाव लड़ने गया इलेक्शन में तो लोगों ने मुझे ओबीसी बना दिया, चौरसिया लिखना शुरू किया, मैं तो प्रसाद था। सुन लीजिए, क्योंकि जाति छुपती नहीं है, जन्म छुपता नहीं है, स्थान छुपता नहीं है, देश छुपता नहीं है, समझना चाहिए आपको। मैं आपको बता दूं, जो उस परिवेश से आता है ना, गरीब परिवेश जाति में भी से अगर उस पर इस तरह के दंश करोगे ना, उसकी भावना को ठेस पहुंचता है, उसका अंदाजा आपको नहीं होगा। हम लोग अपने गांव में अगर हल चलाते थे, कुदाल चलाते थे, उनके बड़े लोगों के सामने चौकी और खटिया पर नहीं बैठते थे साहब। अब उस व्यक्ति को जो 3 बार सीएम रहे, आप नीच जब बोलोगे तो उसकी आत्मा को, उसकी भावना को, इस चीज को आपको समझने को तैयार। चलिए रामेश्वर चौरसिया, हालांकि मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। रामेश्वर चौरसिया, आऊंगा वापस आपके पास। अमीबेन याग्निक भी एक बार कैसी त्यागी, उसके बाद प्रोफेसर विवेक कुमार। कांग्रेस को यही मुद्दा मिला था। हाँ, ये सवाल है आज, बुनियादी सवाल ये है कि क्या कांग्रेस को यही मुद्दा मिला? लेकिन यही सवाल आपके लिए भी है कि आप देश के प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं या बनने जा रहे हैं या बनना चाहते हैं, तो उनको भी अपनी जाति क्यों बताने की जरूरत पड़ी? और ये अंजाम क्यों आया कि हम सब बैठकर स्टूडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि ओबीसी में है या नहीं है, या फर्जी है या असली है, और वो ओबीसी में है या नहीं है, इसको लेकर उनका डॉक्यूमेंट और ये जो उनके भाई हैं उनका कॉलेज और स्कूल का सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन है। कैसी त्यागी, आप इतना लंबा पूछते हैं, मैं एक लाइन में जवाब देता हूं। हाँ। आप इतना लंबा पूछे, मैं एक लाइन में जवाब देता हूं। हाँ। चाय बेचने वाला देश का पीएम नहीं बनेगा। देखो इतनी इंसल्ट की गई तो हमें चाय पर डिफेंसिव होना पड़ा। आप जाति का नाम हमने नहीं लिया, पेपर ने लिया, आप सारे लोगों को इस पर आना पड़ा, हमने तो लिया नहीं था। त्यागी जी बोले, मैं पहले एक बात कह दूं, त्यागी जी आपने भी सुना था शरद यादव जी क्या बोले कि प्रियंका अंग्रेजी स्कूल की पढ़ी हुई है, नीच शब्द का मतलब नहीं मालूम था उनको, ये सब प्रयोग नहीं कर। लेकिन रामेश्वर चौरसिया एक मिनट, रामेश्वर चौरसिया, कैसी त्यागी के पास जाने से पहले असली बात तो यह है जो शक्ति सिंह गोहिल कह रहे हैं कि फर्जी ओबीसी है, ओबीसी है नहीं, और दूसरा कि कंस्पिरेसी के तहत अपनी जाति को मोदी ने ओबीसी कैटेगरी में शामिल करा लिया। इसका जवाब दीजिए, उसके बाद कैसी त्यागी के पास जाऊंगा।
इसका जवाब तो अंजुम जी, इसका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी है बनारस से चौरसिया जी, है हमारी कोई साजिश नहीं है। कैसी त्यागी, चलिए आप कुछ बोलिए कि कोई एक मिनट, किसी को सीएम बनाना है तो हम ओबीसी कह के सीएम बनाए, ये तो अजीब बात लग रही है, ये तो हंसी आ रही है कांग्रेस। चलिए केसी त्यागी इस बीच रामेश्वर चौरसिया जी, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है बनारस से। केसी त्यागी बोलिए अपनी बात। केसी त्यागी, आप तो काफी लोहिया और समाजवाद सब कुछ आपने देखा है, आज ये दिन आ गए कि देखिए हम लोग जाति पर विमर्श कर रहे हैं आखिरी चुनाव के आखिरी दौर में, असली ओबीसी है कि नकली ओबीसी है? मैं अजीत दो बातें कहूंगा और आपको मेरी दोनों बातें सुननी पड़ेंगी जी। नरेंद्र मोदी स्वयंसेवक हैं और संघ के जो पहले सर संचालक हैं वो हैं गोलवलकर जी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है ए बंच ऑफ थॉट जी, जिसमें वो कह रहे कि हमारे समाज की दूसरी विशिष्टता थी वर्ण व्यवस्था। तो पूरी जनसंघ, आरएसएस, इसके अनुसांगिक संगठन वर्ण व्यवस्था में यकीन करते हैं, जिसके मुताबिक शूद्र भी अपने कला कौशल से समाज की सेवा करता था। वो जाति व्यवस्था को मानते हैं, जाति के आधार पर नंबर 1, जिसके अंदर शूद्र को शूद्र रहना चाहिए, ब्राह्मण को ब्राह्मण रहना चाहिए, उसके मुझे ज्यादा डेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, 7 अगस्त 1990 को उस सांसद में मैं भी था जब वीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन की अनुशंसाएं लागू की। कांग्रेस पार्टी और भाजपा दोनों ने लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर मंडल कमीशन के खिलाफ वोट देकर के सरकार गिराई। दोनों का रिकॉर्ड ये है। और इसमें बड़ा रिकॉर्ड ये है कि मंडल के खिलाफ अडवाणी जी कमंडल लेके जब चले तो उनके रथ के सारथी श्रीमान 108 नरेंद्र मोदी जी थे कि मंडल कमीशन की अनुशंसाएं करके हिंदू को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं कह रहा हूं ये सब ढोंग चल रहा है दोनों तरफ से। दोनों जात के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, इसकी पक्षधर है। मैं सबूत दे सकता हूं, संघ का दर्शन है। चलिए, हिंदू धर्म को बांटने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसका जवाब देंगे रामेश्वर चौरसिया, उसके बाद प्रोफेसर विवेक कुमार के पास जा रहा हूं। रामेश्वर चौरसिया, एक तरह से ढोंग है सब ये जो आखिरी दौर में आप लोग ये सब कर रहे हैं जाति का, और कुछ उन्होंने आपके गोलवलकर साहब का जिक्र भी किया, बंच ऑफ थॉट का। अजीत बोलिए अजीत, एक सेकंड। ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, स्वर्ण कलश सुर भरिया, साधु निधा निचोड़ एक। दूसरा जो कबीर लिखते हैं, मैं तो कबीर चोरा से आ रहा हूं लौट करके, उसमें लिखा है कि यदि मनुष्य के कर्म जाति के अनुसार ऊंचे नहीं है तो ऊंचे कुल में भी जन्म लेने से क्या लाभ। अगर सोने के कलश में मदिरा भरी हुई है तो साधु सोने के कलश की भी निंदा करते जी। ये है कबीर, जहां से चुनाव लड़ रहे हैं महामहिम। चलिए, लेकिन कबीर पर अगर अमल ये करते तो ऐसे जाति की बात आज नहीं हो रही थी। प्रोफेसर विवेक कुमार भी हमारे साथ है, जरा प्रोफेसर साहब के पास भी चलते। प्रोफेसर विवेक कुमार, रामेश्वर चौरसिया टेक्निकल प्रॉब्लम में वापस चलेंगे एक बार फिर से। प्रोफेसर साहब, अभी मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रोफेसर विवेक कुमार, अब ये देखिए फर्जी ओबीसी, नकली ओबीसी, असली ओबीसी, इन सब के बीच मोदी की जाति और जाति पर चर्चा और विमर्श, और इन सब के बीच आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस और बीजेपी के बीच, और तमाम एक तरह से दस्तावेज ये सब मीडिया के सामने कि मोदी को कब नोटिफिकेशन किया गया। हैरत की बात यह भी है कि मोदी के परिवार वालों को उनके स्कूल कॉलेज का भी ये सर्टिफिकेट जारी करना पड़ रहा। ये दिन हम देख रहे हैं, लेकिन क्या ये जाति की चर्चा और जाति की बात होने से क्या जाति के लोग इससे मान लेते हैं कि हमारा नुमाइंदा, और इससे फायदा होता है क्या चुनाव में? यही मान ले मोदी को ये कहने से फायदा होगा और इसीलिए मोदी ये कर रहे हैं। देखिए अंजुम जी, सबसे पहली बात तो ये धारणा गलत है कि ये अंतिम चरण में मोदी जी ने ये अपनी जाति की बात करी है। मुझे लगता है, और मेरा जहां तक ज्ञान है, जो शोध किया है मैंने, मुझे लगता है जिस दिन से उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार का रुख किया, उस दिन से वो लगातार अपने पिछड़ेपन और अपनी अस्मिता के आधार पर, और बाकायदा उनका स्टेटमेंट है कि उन्होंने ये कहा था कि मैं पिछड़े समाज का हूं और आने वाला समय जो पिछड़ों और
दलितों का होगा। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि उनको जाति ध्रुवीकरण में पूरा का पूरा विश्वास था। नहीं, आप सही कह रहे प्रोफेसर विवेक कुमार। 3 मार्च को मुजफ्फरपुर में उन्होंने कहा था कि बीजेपी को लोग बनिए ब्राह्मण की पार्टी कहते थे, लेकिन पिछड़े जाति के लड़के को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया तो लोग चौंक गए। ये कहा था उन्होंने, आने वाले दशक में दलितों, पिछड़ों, पीड़ितों का देश होगा और हितों की रक्षा मैं करूंगा, ये सब भी कहा था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अब जो ये जाति को लेकर जिस ढंग से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, ये राजनीति, ये किस किस्म की राजनीति है? मैं इसको इस तरह से आपसे समझना चाह रहा हूं। और मोदी जो खुद को प्रधानमंत्री पद के दावेदार मानते, विकास के मॉडल की बार बार जिक्र और चर्चा करते रहे अब तक, और इसमें कांग्रेस का गेम प्लान वो भी उतना ही अहम है। विवेक कुमार, नहीं, मैं इसलिए अंजुम जी, मैं इसीलिए कह रहा था कि जब आप तारतम्य से और सिलसिलेवार एक ट्रेंड के रूप में इसका आकलन करेंगे तो आपको लगेगा कि ये सोची समझी साजिश के तहत अस्मिता का बाकायदा उन्होंने दोहन करने की कोशिश की है। अगर आप सचमुच अपनी अस्मिता का बान रखते हैं और आप उनको प्रतिनिधित्व दिलाने की बात करते हैं, तो उस समय जिस समय भाजपा का शीर्ष नेतृत्व डिसाइड कर रहा था कि हमारी कैंपेन कमेटी में 11 लोगों में से कितने लोग ब्राह्मण होंगे और कितने क्षत्रिय, ये वहां नहीं गिना गया। वहां केवल और केवल एक दलित का रिप्रेजेंटेशन दिया गया। और उसके बाद आज आप देखेंगे कि आयातित करके दलितों को बाकायदा लाया जा रहा है। और उदित राज गए, उदित राज को तो दिल्ली से टिकट मिल गया, दलित होने का कितना फायदा मिल गया उदित राज को? आपने प्रतिनिधित्व नहीं दिया। मैं संजय पासवान की बात करना भी चाहता हूं, उनके अंदर के नेता हैं, उनको टिकट नहीं दिया। वो विनय कटियार जो पिछड़े थे, उनका क्या हुआ? जो हर्ष आप देखेंगे पिछड़ी जातियों का, आप चाहे देखें कल्याण सिंह का, चाहे उमा भारती का, चाहे गोविंदाचार्य का, बंगारू लक्ष्मण का, क्या हुआ? तो इसलिए जो जातियां, जाति के जो दल जातियों के नाम, विवेक कुमार, लेकिन एक सवाल अमीबेन याग्निक के पास जाने से पहले, विवेक कुमार, ठीक है आप कुछ जेन्युइन मुद्दे उठा रहे, लेकिन एक सवाल प्रोफेसर विवेक कुमार, कि अगर मोदी की जाति को केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के बाद मोद घांची को अगर शामिल कर लिया गया, तो यह मुद्दा क्यों बनना चाहिए 14 साल बाद? चलिए, मुझे लगता है कुछ फिर तकनीकी खराबी है। प्रोफेसर विवेक कुमार का लगता है फोन कट गया। अमीबेन याग्निक, उसी सवाल पर वापस लौटता हूं कि कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी, 10 साल आप सत्ता में रहे, सब कुछ रहे, और उसके बाद हालांकि मुझे लगता है कि सत्ता जाने का एहसास आप लोगों के भीतर हो गया है, तभी बेचैनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस एक साथ होती है और उसमें 4 बड़े नेता बैठते हैं, केंद्रीय मंत्री बैठते हैं, और सिर्फ ये बताने के लिए कि मोदी ने कैसे अपनी जाति को ओबीसी में शामिल कराया। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या मोदी पर हमला करने के लिए, मोदी को रेडिक्यूल करने के लिए आपके पास सारे मुद्दे खत्म हो गए? क्या अब ये मुद्दा आखिरी दौर में 41 सीटों पर आप ये कहने के लिए इसको उठाने आ गई हैं? अमीबेन। हाँ, अंजुम जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है, इसलिए कि सारे लोग यहाँ हमला करने या रिडिक्यूल करने नहीं आए, ये बताने आए, स्पष्टीकरण देने के लिए आए कि जो नीच राजनीति की बात हो रही थी, कि आप राजनीति जो कर रहे हैं वो ओछी राजनीति कर रहे हैं, उसका वो सुधार कर सकते थे कि इसका मतलब ये, लेकिन उन्होंने इस मौके का फायदा उठा के डिस्टॉर्ट करके नीच जाति का हूं ऐसा मुझे बताया, ऐसा करके सिंपैथी वोट्स लेने के लिए, और ये गलत फर्जी ओबीसी जो बनाया हुआ है परिपत्र में, वो बताने से कि मैं वोट बटोर सकता हूं, ये राजनीति उन्होंने की। लेकिन अमीबेन, नहीं अमीबेन, आपने सवाल का जवाब पहले भी नहीं दिया। अमीबेन, बात नहीं है अमीबेन, एक मिनट अमीबेन, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर केंद्र में एनडीए की सरकार थी, अमीबेन, अगर केंद्र में एनडीए की सरकार थी, अजय माकन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसी के हवाले से मैं कह रहा हूं, अगर केंद्र में एनडीए की सरकार थी, गुजरात में बीजेपी की सरकार थी, अजय माकन ने जिस ढंग से कहा कि 6 महीने पहले गुजरात सरकार और एनडीए की सरकार में रजामंदी हुई और ओबीसी में शामिल किया गया, हालांकि उसमें 36 और जातियां हैं, उन 36 में से एक जाति मोड घांची भी है जो मोदी की जाति है, और 6 महीने बाद मोदी चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तो सवाल उठता है, ये जो कंस्पिरेसी थ्योरी दे रही है, ये तो गलत है ना, ये यकीन से परे है। अमीबेन, इसका जवाब आपने पहले भी नहीं दिया था। नहीं, ये कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं कह सकते अंजुम जी, इसको स्ट्रेटेजी कहते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रेटेजी पहले ये करने का,
फिर जहां उनका सरकार है राज्य में, तभी इन्होंने ये कर पाए थे। तो क्यों इसमें कॉन्स्पिरेसी कहां से आ गई? ये स्ट्रेटेजी है और धीरे से परिपत्र में डाल दिया गया गुजरात में। तो ये फर्जी मतलब आपके हिसाब से 6 महीने पहले सबने तय कर लिया था कि पहले हम वोट ढांचे को शामिल करें और उसके बाद 6 महीने बाद मोदी यहां से जाएं और तब कह सके कि हमने एक ओबीसी को मुख्यमंत्री बना दिया। आप ये कह रहे हैं, यही अजय माकन कह रहे हैं, ये किसी को यकीन होगा? क्यों नहीं होगा? ये स्ट्रेटेजी हो सकती है ना। और आप देख रहे हैं कि ये हो रही है। और आज 13 अगर वो होते तो आज वो, अगर ये फर्जी नहीं होता तो ये पिछड़ी जाति के लिए कितना काम करते। आप सारे आंदोलन देखो जो गुजरात में हुआ तो वो वहीं पे थे, और 94 में तो उन्होंने कुछ नहीं किया, पूरा आंदोलन चला गया। मंडल का आपने देखा और आपने गुजरात में देखा 13 साल में। चलिए ब्रेक के लिए जाना होगा। अमीबेन याग्निक, प्रोफेसर विवेक कुमार तकनीकी खराबी की वजह से नहीं आ पाया था, रामेश्वर चौरसिया, केसी त्यागी, आप तीनों के पास आऊंगा ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। सवाल यही कि क्या कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी है, और सवाल यह भी कि मोदी ने अगर आखिरी दौर में खुद को नीची जाति का कहा तो यह तो होना ही था। नरेंद्र मोदी ओबीसी में है या नहीं है? उनकी जाति ओबीसी की है या नहीं है? नरेंद्र मोदी क्या फर्जी ओबीसी हैं? क्या नरेंद्र मोदी ने अपनी जाति को ओबीसी में शामिल करवाने के लिए कोई प्रयास किया? क्या गुजरात सरकार ने और दिल्ली में एनडीए की सरकार ने जो 2000 में थी, इन दो सरकारों ने मिलकर नरेंद्र मोदी की जाति को ओबीसी में डाल दिया ताकि 6 महीने बाद मोदी जब जा सके गुजरात के मुख्यमंत्री होकर तो सरकारें कह सके या बीजेपी कह सके कि हमने ओबीसी मुख्यमंत्री को गुजरात भेजा? तमाम तरह की थ्योरी कांग्रेस नेताओं ने आज दी है। सवाल उठता है कि मोदी की जाति पर सवाल उठाकर या मोदी की जाति को लेकर मोदी की घेराबंदी करने से क्या कांग्रेस को फायदा होगा? रामेश्वर चौरसिया, आपके पास आने से पहले अमीबेन याग्निक, अब तो चुनाव हो चुके, 41 सीटों पर चुनाव होने हैं और उसके बाद अगले हफ्ते नतीजे हैं। क्या लगता है कि ये सब जो आपने कह दिया और मोदी की जाति को लेकर जो तमाम रिसर्च पेपर आपने मीडिया में जारी कर दिए, इससे कुछ फायदा हो जाएगा आपको और मोदी को नुकसान होगा? अंजुम जी, नहीं अंजुम जी, ये फायदा या नुकसान की बात नहीं है, ये स्पष्टीकरण की बात है। जब आज पीएम के दावेदारी कर इतना बड़ा नेता सबके सामने नीच राजनीति को नीच जाति के साथ जोड़ देते हैं तो हमें ये हमारा ये दायित्व बनता है, ड्यूटी बनती है कि हम देश के समक्ष जो सही पिक्चर है, सही बात लेके आए। तो हम स्पष्टीकरण लेके आए कि इस बात में ये फर्जी ओबीसी दाखिल कर दिया है। हाँ, वो बताने के लिए बहुत जरूरी हो गया था। आपने ही बताया कि अभी 41 सीटें बाकी है, तो ये फायदे नुकसान की बात नहीं। हाँ, जरूर उन्होंने फायदे के लिए ये कहा होगा। नहीं, लेकिन फर्जी आप कर रहे हैं ना। अगर केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन किया और उसमें 36 और जातियां हैं, अमीबेन 36 और जातियां हैं, उसे शामिल किया गया तो किया गया। बाकी 35 जातियों पर आपको सवाल नहीं है क्योंकि उन जाति का कोई मोदी नहीं है जिससे आपकी लड़ाई है, जो आपकी सत्ता को चुनौती दे रहा है। आपको इसलिए मुश्किल है क्योंकि उनमें से एक मोदी है। क्योंकि यहाँ हमारे सामने एक बड़े नेता है जो कह रहे हैं कि मैं इस जाति से आता हूँ, हालांकि वो जाति का एंट्री गलत कर दिया है, तो देश को जानने का हक नहीं है। और हमें यहाँ सरकार में तो हमें स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। कैसे गलत कर दिया है? बात है, देश के सामने सच तो लाना चाहिए। कैसे गलत कर दिया? रामेश्वर चौरसिया, गलत कर दिया है। ओबीसी के कैटेगरी में आने लायक मोदी की जाति नहीं है, यही कांग्रेस बार बार सवाल उठा रही है। रामेश्वर चौरसिया, और ये अब जाति पर चिंतन हो रहा है कि मोदी किस जाति के? अंजुम जी, मैंने आप हो गया मेरी 2 मिनट बात सुन लीजिए अंजुम जी तसलील से। मैं कोई इस बहस का मुद्दा है भी नहीं। जाति पर चुनाव नहीं हो रहा, पहली बात। दूसरी बात, माँ मातृभूमि और जाति को नहीं बदला जा सकता है, ये भी सच है। तीसरी बात, इनको जो लेके ढिंढोरा जाना है चुनाव में जाए। ये मोदी को चूहा कहे तो उन्होंने गणेश जी से जुना, गणेश जी की सवारी है, ये बैकफुट पर आ गए। ये जो चाहते हैं मोदी को नीच बोले तो अपने तरीके से ये भाष्य करेंगे। ये फायदा लेना चाहेंगे, हम नुकसान लेना चाहेंगे इलेक्शन में। तीसरी बात, मैं आपको ये बता रहा हूं, ये जाति पर चुनाव नहीं हो रहा है। मैं पहले भी कहा कांग्रेस बौखला गई है, कोई मुद्दा नहीं है। अनाप बोलने की क्या जरूरत थी? आप मोदी को चूहा बोलते हो, मौत का सौदागर बोलते हो, इनका मंत्री राक्षस बोलता है, हिटलर बोलता है, ये क्या है? वो सब बोल के आगे बढ़ गए ना। आपने भी बहुत कुछ बोला, आपकी पार्टी के नेताओं ने भी बहुत कुछ बोला। अब वो बोल के अरे क्या बोला? हमारी पार्टी के नेताओं ने एक शब्द बता दो। शिवराज सिंह का एक बयान था, शिवराज सिंह का बयान था राहुल गांधी के लेकर। अच्छा, राहुल गांधी का अभी आपके मूछ और पूछ की बात मैं करूं, ऐसे बहुत सारे शब्द मैं बोलूंगा, ठीक नहीं लगेगा। अभी हमारी
अंजुम जी, अंजुम जी प्लीज अब सुन लीजिए, आप जो पूछे थे उसका सवाल दे रहा हूँ। आपने पूछा 6 महीना पहले डांट दिया गया, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, क्या मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने सीएम बनाया तो वो परिपत्र जारी करके गवर्नर को भेजा था क्या कि मोदी जी ओबीसी है इसीलिए अब हम सीएम बना रहे थे, पहले ओबीसी नहीं थे? मैंने आपको बताया राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और वैश्य और कुछ क्या बोलते हैं उसको, कायस्थ के अलावे सभी हमारे यहाँ ओबीसी है। सवाल इसका नहीं है, सवाल है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। चलिए इसी सवाल के साथ वापस लौटते आ रहे हैं। और केसी त्यागी, उससे पहले अमीबेन, छबिलदास मेहता की सरकार थी 94-95 में, और शक्ति सिंह गोहिल जिन्होंने मुद्दा बनाया वो भी उस सरकार में मंत्री थे। उसी सरकार में मंत्री जब थे तभी उसी सरकार के वक्त बक्सी कमीशन बना था, और उसी कमीशन ने मोदी की जो मोद घांची जाति है उसको शामिल करने का रिकमेंडेशन दिया था। तो शुरुआत तो आपकी पार्टी की सरकार के समय हुआ, तो आप क्यों मोदी को उसके लिए एक्यूज कर रही हैं? नहीं, हमने रिपोर्ट भेजी थी, वो सही बात है। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है। ये जो रिपोर्ट भेजी गई थी, पर उसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो नहीं है वो आप फर्जी करके अंदर परिपत्र में डाल फर्जी कैसे? तो ये बात हमने बताई है। बक्सी कमीशन की रिपोर्ट में है कि मोद घांची को आप पिछड़ों में शामिल करिए, जो आपकी सरकार के वक्त की रिपोर्ट है। आज हमें ये बताने की जरूरत पड़ गई है क्योंकि उन्होंने ये राजनीति में प्रश्न उठाए हैं कि मैं नीच जाति का हूँ। ऐसा नहीं बोलना चाहिए एक पीएम कैंडिडेट को। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अमीबेन याग्निक, आपकी पार्टी की सरकार जब थी, आपकी पार्टी की जब सरकार थी 94, 95, 96 में, उसी वक्त छबिलदास मेहता की सरकार के समय ही मोद घांची जाति को, मोदी की जाति को बक्सी कमीशन बनी, सरकार ने बनाई, और उसी कमीशन का रिकमेंडेशन था शामिल करने के लिए। और उसी रिकमेंडेशन के आधार पर 99 में बीजेपी की सरकार ने दिल्ली में एनडीए को अप्रोच किया और 2000 में नोटिफिकेशन हुआ। तो शुरुआत तो आपकी पार्टी ने ही, आपकी पार्टी की सरकार ने किया। अमीबेन, देखिए हमारी पार्टी ने जो रेकमेंडेशन दिया, आप वो देखें कि इतना बड़ा रिपोर्ट और कितनी जातियों को उनमें लिया गया है। पर ये बात सही है कि जो मोड बात है, मोड जाति है, वो बहुत पूंजीपति है, बहुत एक अपर कास्ट है गुजरात में, और आज तक एक टॉपिक नहीं निकला। आप अरे अपर कास्ट है तो आप भी 13 साल से आप धरना प्रदर्शन देकर इस मोद घांची, आप धरना प्रदर्शन देकर ये मोद घांची जो जाति है उसको ओबीसी से निकलवा देते 13 साल में। आप ये बात समझिएगा, आपने निकलवा क्यों नहीं दिया? 13 साल में आपको धरना दे देना चाहिए कि बहुत ऊंची जाति के लोग, इनके पास बहुत पैसे हैं, ओबीसी के लायक नहीं, इनको निकालो। तो आपने 13 साल बाद, 14 साल बाद आप भी तो लेकर आ रही है ना मुद्दा, इसलिए कि मोदी है। अमीबेन, पर ये मुद्दा था ही नहीं अंजुम जी, ये मुद्दा था ही नहीं। ये मुद्दा उन्होंने लिया क्योंकि उनको वोट चाहिए था उत्तर भारत में, तभी उन्होंने ये नीच जाति की बात की। ये शोभा नहीं देता उनको। चलिए ये पिछड़े वर्ग के लोगों को भी अब्यूज कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, तो हमें स्पष्टीकरण देने की फर्ज पड़ी। हमने आज तक ये मुद्दा नहीं, लेकिन जो स्पष्टीकरण आप दे रही है वो तथ्य से गलत है, वो तथ्यात्मक तौर पर सही नहीं है। केसी त्यागी 1 मिनट और रामेश्वर चौरसिया। केसी त्यागी, सवाल ये उठता है कि अगर मोदी मोद घांची जाति है, वो जाति पिछड़ा वर्ग से आता है या पिछड़े वर्ग की ओबीसी की लिस्ट में उसको शामिल किया गया, उस लिस्ट में 36 और जातियों को शामिल किया, 35 और जातियों को, तो इसमें क्यों मुद्दा बनना चाहिए, क्यों सवाल उठना चाहिए? और कौन ऐसी पार्टी का नेता नहीं है जो अपनी जाति के नाम पर राजनीति नहीं कर रहा है? लालू यादव, शरद यादव नहीं कर रहे क्या? शरद यादव चुनाव लड़ने जाते, मधेपुरा में कहा जाता है रोम पोप का, मधेपुरा गोप का। 5 लाख आबादी है यादव की, वहीं से शरद यादव लड़ते हैं। लालू यादव सारण से लड़ते हैं जहां से यादव आबादी है। तो ये तो होता है, हर पार्टी करती है, तो मोदी पर इतना बवाल क्यों, अगर वो कह भी रहे हैं तो? केसी त्यागी, आप तो खुद व्याख्या ज्यादा करते हैं और जो अपने गेस्ट हैं उनसे व्याख्या कम कराते हैं। मैंने बुनियादी सवाल उठाया है कि संघ परिवार समन्वय हिंदू के पक्ष में है, हिंदुओं में जात पात के आधार पर बंटवारा नहीं करना चाहिए। जब मंडल कमीशन लगा, जो बुनियादी बात उस पर आई है ना। नहीं, आप देखिए यही आपकी क्या दिक्कत है केसी त्यागी जी, कि आप भी हम सवाल जब जो देते हैं, देखिए बहुत सारे नेताओं की होती है, वरिष्ठ नेता है, पढ़े लिखे हैं, दिक्कत क्या होती है कि सवाल केमिस्ट्री का पूछा जाए इम्तिहान में और जवाब मैथमेटिक्स का देने लगते, तो मुझे अपने मुद्दे पर आना पड़ेगा। लेकिन चलिए आप अपनी बात कहिए त्यागी जी। मेरी बुनियादी बात से सुन लीजिए आप। हाँ। मेरा कहना है कि मोदी चाय बेचने वाला है, कोई बुरी बात नहीं है। मोदी इस जात का है,
तो कोई बुरी बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ थी। चौरसिया जी तेजस्वी नेता हैं बिहार के, इनकी जाति भी मंडल में है। मंडल के जो कर्पूरी ठाकुर ने, आप भी बिहार के हैं, किस तरह सत्येंद्र बाबू बने। मैं इतिहास बता रहा हूं आपको। जब मंडल कमीशन लगा तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जब आया पार्लियामेंट में, जनता दल एक तरफ था लेफ्ट के साथ, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने वीपी सिंह की सरकार गिराई। मेरा बुनियादी सवाल ये है, वो चाय वाला है ये अच्छी बात है, वो पिछड़ा है ये भी अच्छी बात है। मैं अपने कांग्रेस वाले मित्रों से असहमति रखता हूं। मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का मूल दर्शन पिछड़ों को आरक्षण देने के खिलाफ है। इनका दलित मोर्चे का जो अध्यक्ष संजय पासवान, वो कहता है इसकी समीक्षा होनी चाहिए। आप जो मेरा बुनियादी सवाल उसको मजाक में उड़ा रहे हैं। चलिए मजाक में नहीं उड़ा रहा हूं, आपके सवाल का जवाब मैं लेता हूं रामेश्वर चौरसिया से। नहीं, आपने सही सवाल उठाया, मैं चाहता हूं जवाब दे रामेश्वर चौरसिया। मेरी पूरी बात सुन लीजिए। हाँ। अरे संजय पासवान ने कहा है। हाँ बोलिए बोलिए। आ रहा हूँ विवेक कुमार, बोलिए। कैसे जी मैं चला जाऊं? नहीं आ रहा हूँ विवेक कुमार। आग्रह किया, आ रहा हूँ आपके पास। आग्रह किया और दलित बना करके छोड़ दिया है आपने। नहीं क्या आ रहा है? 1 घंटे से मैं बैठा हुआ हूँ। अब ये तो आप दूसरा इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। रिस्पेक्ट नहीं है। आप तो इतना बड़ा इल्जाम आप लगा रहे हैं, इसमें भी आप एकदम दलित बना के छोड़ रहे हैं। और क्या, ये 1 घंटा तक आपने बैठा दिया है और एक सेंटेंस पूछा आपने। चलिए आप ही बोलिए। लेकिन ये गलत इल्जाम है प्रोफेसर साहब, ये गलत इल्जाम है। प्रोफेसर साहब ये गलत इल्जाम है, लेकिन चलिए आप अपनी बात कहिए। प्रोफेसर साहब ये गलत इल्जाम है। अगर आपको विवेक जी से पूछ लीजिए इसमें बोलने। प्रोफेसर साहब टेलीफोन लाइन कट गई थी, आपको भी पता होगा, लेकिन चलिए आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं, आप बोलिए प्रोफेसर साहब। अरे टेलीफोन लाइन का आप 50 बार उन लोगों से पूछ रहे हैं। सर आप अपनी बात कहिए, या बहुत गुस्से हैं तो आपको जो मर्जी करिए। मत बुलाया कीजिए। आपको अपनी बात कहना है तो प्रोफेसर साहब कहिए। मैं हट जा रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए। नहीं तो आप इतना गुस्से में, मुझे नहीं चाहिए आपका। बस आप इतना गुस्से में इसको दलित राजनीति से जोड़ रहे हैं। कहां से कहां बात को ले जाना चाह रहे हैं आप। चलिए, अब मैं नहीं चाहता था लेकिन आपने यही तय किया। केसी त्यागी ने ब्रेक के पहले जनता दल यूनाइटेड के नेता, उन्होंने कुछ गंभीर सवाल उठाए। केसी त्यागी ने कहा कि जो बीजेपी की पूरी राजनीति है वो पिछड़ों के पक्षधर की राजनीति नहीं है। और कुछ और नेताओं के बयान आए हैं कि जब देश में मंडल आंदोलन था तब बीजेपी के नेता कमंडल की सवारी कर रहे थे, या कमंडल लेकर कमंडल के पक्ष में एक नए किस्म की राजनीति कर रहे थे, मंदिर की राजनीति। यही सवाल उठाए केसी त्यागी ने। रामेश्वर चौरसिया, सवाल जो केसी त्यागी ने उठाए मैं चाहता हूं उसका आप जवाब दें रामेश्वर चौरसिया कि, और यही बात प्रोफेसर विवेक कुमार ने भी कहा, यही बाकी लोग कह रहे हैं कि आपकी पूरी राजनीति दलित और पिछड़ों के पक्षधर की राजनीति नहीं है, जो अचानक हो गई। सुन तो लिया मैं। हाँ सुन तो लिया। बोलिए। 10 बार भी रिपीट करेंगे तो वही करेंगे। बोलने तो दीजिए। केसी त्यागी जी, ये हाइपोथेटिकल बातों में नहीं जाइए। आप सरकार चलाए, बीजेपी चलाए, कांग्रेस चलाए, सरकार संविधान से चलेगा। पहली बात, हम क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, प्रचार में आप क्या बोलते हैं, उसका बाद में कोई महत्व नहीं रह जाता सरकार बनने के बाद। दूसरी बात, अंजुम जी ध्यान रखिए, एक अमीर आदमी रोटी और नमक खाएगा तो लोग कहेंगे शौक से खा रहा है, एक गरीब आदमी रोटी नमक खाएगा तो कहेगा मजबूरी में खा रहा है। जब हमें आपको मेरे घाव को कुदेरिएगा, चाय एक चाय बेचने वाले को क्या आज से 20 साल पहले कोई खटिया पर चौकी पर बैठने देता था? उसके मन में कितनी पीड़ा होगी। आज चीफ मिनिस्टर बना है तो उसके घाव को आप कुरेद रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है, आप इस भावना को नहीं समझ रहे हैं। कांग्रेस के बारे में मैं एक बात कहता था, कांग्रेस जानबूझ के ऐसे मुद्दे उठाती है, तो कांग्रेस जब मुद्दा उठाएगी तो उसकी व्याख्या हम कांग्रेस से पूछ के करेंगे, उसका जवाब कांग्रेस से पूछ के करेंगे, देंगे। लेकिन कांग्रेस क्यों उठाती है? महंगाई से, भ्रष्टाचार से, देश की अरक्षा से देश परेशान है, इसीलिए कांग्रेस को जवाब जनता दे रही है। इसलिए मुझे इस पर कुछ ज्यादा नहीं। चलिए कांग्रेस का जवाब लेते हैं, लेकिन केसी त्यागी कुछ कहना चाह रहे हैं। कांग्रेस के पास आएंगे, जवाब लेंगे। केसी त्यागी, आपको बता रहे हैं आप लोग रिजेक्ट हो चुके हैं। केसी कांग्रेस से जवाब लेंगे आपको बता दें। केसी त्यागी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वाजपेयी जी ब्राह्मण है, एक मिनट, वाजपेयी जी ब्राह्मण है, राजनाथ जी क्षत्रिय है, लालू जी यादव है, कौन नहीं जानता है? मैंने आपको कहा मातृभूमि, जन और माता तीनों को चेंज नहीं किया। चलिए केसी त्यागी, चीज को समझिए, केसी त्यागी, चुनाव इन तीनों पर नहीं होता। ये दर्द है जो छलक रहा है मोदी का। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं देश का सौभाग्य होगा अगर कोई पिछड़ा देश का प्रधानमंत्री बने, कोई गरीब धंधा करने वाला देश का प्रधानमंत्री बने,
देश का सौभाग्य होगा, लेकिन कोई विषैली विचारधारा का प्रधानमंत्री बने देश का दुर्भाग्य होगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, इनकी पार्टी के जो अनुसूचित जाति मोर्चे के अध्यक्ष हैं श्री संजय पासवान, वो कहते हैं कि पिछड़े और दलितों के आरक्षण की जो अवधि बढ़ाई जा रही है उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि ये बैकवर्ड पॉलिटिक्स नहीं है, दिस इज एंटी बैकवर्ड पॉलिटिक्स। मैं शुरू साहब से ये बात कह रहा हूं, जब हमने मंडल लगाया तो इन्होंने हमारी सरकार क्यों गिराई? अभी हाइपोथेटिकल कह रहे हैं, इतने समझदार आदमी होकर कुछ खुद पिछड़ी जाति के। कर्पूरी ठाकुर ने जब 78 में लगाया, उनकी जगह स्वतंत्र बाबू को मुख्यमंत्री बना दिया। तो जाति पर आधारित राजनीति करना मैं बुरा नहीं मानता, सबको अपने अपने उस पर गर्व होना चाहिए, लेकिन ये पिछड़ों की राजनीति नहीं है। पिछड़ों की राजनीति वो थी जब हम मंडल लगा रहे थे, ये कमंडल लेकर निकले थे, और इनके आज प्रधानमंत्री पद के दावेदार, आपकी जानकारी के लिए अंजुम जी, उस रथ के सारथी थे। 30 सेकंड में जवाब दीजिए रामेश्वर चौरसिया, प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा। 30 सेकंड में रामेश्वर चौरसिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ एकदम 30 सेकंड में। त्यागी जी, आप तो सांसद भी रहे, आप जानते हैं कि इस देश की नीतियों के बारे में इसके भाष्य करने का जिम्मा सुप्रीम कोर्ट को है, सुप्रीम कोर्ट को है। बार बार संविधान में चेंज होता है, पार्लियामेंट इसको बदलता है, इसकी समीक्षा होते रहती है। तो ये सवाल उठा देना कि देश में कोई चीज परमानेंट है, मैं इसको मानता नहीं हूं। समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार संविधान में संशोधन करना पड़ा है, किया गया है। मंडल कमीशन भी आया तो संविधान में संशोधन करके आया, और जातियों को संशोधन करके रखा। यही मेन सवाल है। चौरसिया जी पिछड़ों के, दलितों के आरक्षण के पुनर्निरीक्षण के पक्ष में है कि नहीं है? क्या ये पिछड़ों के, लेकिन वक्त कम है। त्यागी जी, हमने चाहते हैं, हाँ या ना? त्यागी जी, हमने ये बात कभी नहीं कही, हमारे मुंह में शब्द मत डालिए। त्यागी जी, हमने ये बात नहीं कही, हमारे मुंह में शब्द मत डालिए। ये संविधान सब संशोधन होता है तो पार्लियामेंट संजय पासवान का बयान है, उसके अनुसार चलाएंगे देश। चलिए वक्त कम है, वक्त कम है, का बयान है, वक्त कम है। 30 सेकंड में क्लोजिंग रिमार्क अमीबेन याग्निक, चूंकि आपने मुद्दा बनाया कि ओबीसी में के लायक ये जाति नहीं है, ओबीसी में एक तरह से डाला मोदी ने अपनी जाति को, या जो भी बीजेपी सरकारों ने किया। क्या इस मुद्दे को कांग्रेस आगे भी बढ़ाएगी, या सिर्फ चुनाव में आपने कह दिया बात खत्म हो गई? नहीं रंजुम जी, हमने ये सिर्फ स्पष्टीकरण बताया कि भाई ये जो बात बता रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो गलत है, और ये परिपत्र ये बता रहा है कि उन्होंने फर्जी तरीके से अपना नाम अपनी जाति अंदर डाल दी है। पर ये सिर्फ ये बताता है कि इनकी मानसिकता कैसी है, कि इसमें भी वो राजनीति कर रहे हैं। जो बात मुद्दा नहीं था वो देश के सामने लेके आए, सिर्फ और सिर्फ वोट मांगने के लिए। चलिए, अमीबेन याग्निक, रामेश्वर चौरसिया, केसी त्यागी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने चर्चा की। आज हमने चर्चा की मोदी की जाति पर। चुनाव 500 से ज्यादा सीटों पर हो चुके हैं, 502 सीटों पर, 41 सीटों पर मतदान होने बाकी हैं, और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा हो गया कि मोदी ने कैसे अपनी जाति को ओबीसी कैटेगरी में शामिल करवाया। यह सबसे बड़ा हथियार आखिरी दौर में, लेकिन क्या यह हथियार भी कांग्रेस के लिए किसी तरह से फायदेमंद होगा?